नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आज अपना उत्तराखंड में उत्तराखंड की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड आने वाले दिनों में तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। 4 महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हम नजर डालेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो पौड़ी गए हैं, जहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत करी। इसके अलावा जिस तरीके से उत्तराखंड में थीम पार्क बनता हुआ नजर आ रहा है, तो वो भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण लागू किए जाने के खिलाफ में अल्मोड़ा समेत अन्य जनपदों में लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण को लेकर अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि प्राधिकरण को स्थगित कर दिया गया, जल्द ही इसके आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसको लेकर अब राज्य सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। कभी प्राधिकरण को लागू किया जाता है तो कभी स्थगित कर दिया जाता है, जो साफ तौर पर सरकार की मंशा को उजागर करता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक मजाक के रूप में देखती हूं कि क्या मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। 4 साल तक विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि यह आपका जनविरोधी फैसला है, इससे हमारे पहाड़ में रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपका जिला विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जनता पिस रही है, अपने घरों का नक्शा पास नहीं करा पा रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है, एड़ियां घिस चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री सुप्तावस्था में सोए रहे। अब क्योंकि चुनावी बेला है तो मुख्यमंत्री को अचानक से ये दिव्य दर्शन हुए हैं कि मेरी ये घोषणा जो है वो जनविरोधी थी और आपने वापस लेने की सोची। आपने 57 का जो बहुमत आपको दिया जनता ने, उसका मजाक उड़ाया है मुख्यमंत्री जी, विपक्ष की बातों को अनसुना किया है। इसलिए केवल वापसी से काम नहीं बनने वाला, आपको माफी भी मांगनी चाहिए कि आपने 4 साल तक यानी कि अपने कार्यकाल के 80% हिस्से में आपने जनता को भ्रष्टाचार की चक्की में पिसने के लिए छोड़ दिया। और आखिरी के साल में जब चुनाव आने वाला है तो आप चुनाव के मद्देनजर, वोटों के मद्देनजर इसको वापस लेने के लिए यू टर्न ले रहे हैं। मुझे जब मैं पर्वतीय जिलों में आया हूं तो मेरे सामने ये विषय उठाया गया है और ये एक लग रहा है कि काफ़ी बड़ी दिक्कत इसकी वजह से हो रही है। हमने इसको स्थगित किया है और बहुत जल्दी उसका आदेश हो जाएगा, ताकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास के काम में तमाम तरह के अवरोध, सोच तो ये थी कि इससे सुविधा होगी, लोगों को नियोजित विकास होगा, लेकिन पब्लिक में उसका दूसरे तरह का रिएक्शन और दूसरी तरह की बातें सुनने में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मामले को जानने के लिए, समझने के लिए मेरी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी प्रियंका, जिस तरीके से सरकार की ओर से एक बार फिर से इसको स्थगित करने का फैसला लिया गया है, सबसे पहले तो ये बताइए क्या कुछ ये मामला है जिसको लेकर लगातार पैच फंसता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल प्रीति, कल अपने अल्मोड़ा दौरे पर जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे तो वहां उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। जो भाजपा सरकार के कार्यकाल में जब जिला विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था, उसको स्थगित करने का बड़ा फैसला सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पर लिया है। बता दें आपको कि एक लंबे समय से जो है विकास प्राधिकरण को हटाने की मांग यहाँ पर पहाड़ी जिले के जो लोग हैं वो कर रहे थे। इसके लिए आंदोलन भी लोग कर रहे थे और ये मांग लगातार सरकार के सामने उठ रही थी कि इसको खत्म किया जाए, इसका स्थगित की जाए। तो यही जनता के हित में फैसला लेते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल इसको स्थगित करने की घोषणा की है। जी, क्या लगता है जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो भी अब सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है? विपक्ष की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, साफ साफ कहा कि सरकार जो है वो चाहती ही नहीं कि आमजन के कामकाज यहां पर किए जाए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि साफ साफ विपक्ष को मौका मिल गया सरकार की ओर से जो स्थगित किया गया प्राधिकरण उसके बाद में। बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके से आगामी चुनाव भी नज़दीक है तो ऐसे में जो विपक्ष है उसको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है यहाँ पर वो इस मुद्दे पर राजनीति भी जरूर कर रहे हैं, क्योंकि अब आगामी चुनाव नज़दीक है। ऐसे में तमाम जो विपक्षी दल है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो चला है। तो ऐसे में अब विपक्ष इस फैसले को लेकर जो है सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पर मैं ये जानकारी भी देना चाहूँगी कि जब 2017 में त्रिवेंद्र सरकार बनी थी तो नवंबर माह में उन्होंने
ये जो फैसला लिया था जिला विकास प्राधिकरण का गठन करने का, उसके बाद हालांकि मंशा जो त्रिवेंद्र सरकार की थी वो ये थी कि इससे कहीं ना कहीं जो पहाड़ी जनपद है वहाँ विकास हो और लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन जो लोग हैं, लोगों की शिकायतें जब सरकार के सामने आई कि इसको लेकर जो जिला प्राधिकरण के तहत लोगों को मुश्किलें ये हो रही थी कि नक्शा पास या दुकान पास कराने में उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और साथ ही सरकार के सामने भ्रष्टाचार को लेकर भी कई ऐसे सवाल आ रहे थे कि इस विकास प्राधिकरण के गठन होने के बाद भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिस कारण सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये घोषणा की कि इसको पूरी तरीके से स्थगित किया जाए और जल्द ही इस पे शासनादेश जारी होगा। चलिए प्रियंका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज शाम को पौड़ी पहुंचेंगे, जहां पर सबसे पहले उनकी ओर से कंडोलिया मंदिर में दर्शन किए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि भारत का पहला थीम पार्क कंडोलिया में बनकर तैयार हो चुका है, जिसका मुख्यमंत्री की ओर से आज लोकार्पण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वन मंत्री हरक सिंह रावत, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और स्थानीय विधायक मुकेश कोहली भी यहां पर मौजूद रहेंगे। इस थीम पार्क की शुरुआत के बाद में पौड़ी को पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान मिल पाएगा। पार्क के लोकार्पण के अतिरिक्त पौड़ी जनपद में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने की है और करने जा रहे हैं भविष्य में, उनका शिलान्यास यहाँ से किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे जो सामुदायिक सहभागिता पर आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो हमने सिरसू में बासा बनाया था, तो उसका बासा 2 हम वहाँ पे बना रहे हैं, जो गढ़वाली शैली में। आप पहली बार पूरे प्रदेश में, जब मैं तो कर रहा हूँ पूरे देश में, हम एक हेरिटेज स्ट्रीट बनाने जा रहे हैं, जिसको अपर बाजार के नाम से आप जानते हैं। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो आज पौड़ी पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां वहां पर प्रशासन की ओर से की गई है। सुरक्षा के भी वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, पौड़ी पहुंचने के बाद में वो कई कार्यक्रमों में यहां पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से थीम पार्क का यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, जो कार्यक्रम यहाँ पर उसके बेस पर रखा गया है, उसका वो यहाँ पर लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जब ये थीम पार्क बनेगा, बनने के बाद में आमजन के लिए खुलेगा, तो पर्यटक तो यहाँ पर बढ़ेंगे ही, और उसके साथ साथ आमजन जो है उनमें भी रोजगार के अवसर यहाँ पर पैदा होते हुए नजर आएंगे। तो तमाम इस तरह की बातें हैं जिनको लेकर कह सकते हैं कि उत्तराखंड वासी आज काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज वहां पर सीएम खुद पहुंचने वाले हैं, लोगों को संबोधित भी करेंगे। और जिस तरह आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इस थीम पार्क को यहाँ पर बनाया जा रहा है, लगातार इसमें काम चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज इसका लोकार्पण सीएम की ओर से किया जाएगा, लेकिन ये सोचने वाली बात होगी कि आम जन के लिए कब इस पार्क को खोला जाएगा कि आम लोग यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें दिख रही हैं उनमें साफ लग रहा है कि अभी यहाँ पर और भी वक्त लग सकता है, क्योंकि तैयारियां यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश की पहली लड़ाई कोरोना से है। सरकार नहीं चाहती कि भारत ने कोरोना को लेकर जो कीर्तिमान स्थापित किया है उस पर कोई भी आंच आए। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार कोई भी ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहती कि हरिद्वार वुहान बने। इसी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार की नाकामी की वजह से प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी और इससे संक्रमित होकर कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि कुंभ के निर्माण कार्य अभी तक अधूरे पड़े हैं और सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है।
मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए इस तरह के हल्के बयान देते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से ज्यादा बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है कि उत्तराखंड को मुख्यमंत्री जी ने अपनी बदइंतजामी के चलते, अपनी नाकामियों के चलते क्या बना दिया। ये एक ऐसा छोटा प्रदेश था जिसकी भौगोलिक ऐसी विषमताएं थी, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे जिले दूर दूर बसे हुए थे। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते तो कोरोना के संक्रमण को आगे बढ़ने से रोक सकते थे। 25,000 संक्रमित रोगी यहां होंगे, यह मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, लेकिन रोगी जाकर कितने हजारों पर टिके हैं ये मुख्यमंत्री से बेहतर कौन जानता है। 1632 यहां प्रदेश में मौतें हो गई। 1 लाख रुपए का आपने मुआवजे की बात करी थी, कितनों को मुआवजा दिया मुख्यमंत्री जी ने। तो अब दूसरे शहरों से या दूसरे समुदायों से इसको आप तुलना करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। आपने कुंभ के मद्देनजर इस बात को कहा है कि आप वहां नहीं बनने देंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं कुंभ के साथ तो ऑलरेडी बहुत बड़ा खिलवाड़ कर चुके हैं। हरिद्वार का कुंभ भव्य होगा। हरिद्वार के कुंभ में कोविड-19 का जो मार्गदर्शन है भारत सरकार का, उसका अक्षरता पालन किया जाएगा। हम राज्य के लोगों की, जनता की स्वास्थ्य को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। कुंभ में आने वाले जितने भी हमारे विदेश से और देश से आने वाले यात्री हैं, उनका हम स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। सरकार ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया है। हमने हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ाई है और हॉस्पिटलों में जो अच्छे से अच्छे उपकरण हो सकते हैं उनको लगाने का, उनको स्थापित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने भी सबको भरोसा दिलाया है कि जो भी कुंभ में आएगा वो उसको हम पूरी तरीके से उसकी हम चिंता करेंगे। उसका स्वास्थ्य का बेहतर से बेहतर ध्यान रखा जाएगा। हर तरीके से सैनिटाइजर से लेकर, उसके रहने की व्यवस्था से लेकर, उसके स्नान से लेकर हर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारी और कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए, इन व्यवस्थाओं को अच्छा करने के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस जिस तरीके से सनसनी फैलाने का काम कर रही है, गुमराह कर रही है लोगों को, वो कांग्रेस का ये चाल चरित्र चेहरा रहा है। कांग्रेस तो पहले से भी नहीं चाहती है कि यहाँ पर कुंभ हो, और कुंभ में वो नहीं चाहती है कि कोरोना संक्रमण काल में जो हमारी एहतियात है, जो हमारी लोगों को जो हमारी गाइडलाइन है उसका पालन हो। हमने जो भी काम राज्य हित में किया है, देश हित में किया है, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विशाल, जानना चाहेंगे जिस तरीके से सीएम की ओर से कुंभ मेले को लेकर एक अहम और बड़ा बयान दिया गया है, वो बात अलग है कि कांग्रेस की ओर से इस पर पलटवार भी किया गया है, लेकिन सबसे पहले बयान पर बात करेंगे। जिस तरीके से उनकी ओर से बयान दिया गया है कि उत्तराखंड को वुहान नहीं बनने देंगे और कुंभ मेले की तैयारियां चलती हुई नजर आ रही है, तो कह सकते हैं कि वाकई सरकार कुंभ मेले को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल प्रीति, मैं बताना चाहूँगा कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और कुंभ की छोटी से छोटी लेकर के सभी जो तैयारियां हैं उनको पूरा करने के आदेश त्रिवेंद्र सरकार ने दे दिए हैं। और इसी को लेकर ही आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने कहा है कि वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस तरह की कोई भी गतिविधि वहाँ पे नहीं होगी, या फिर कोई भी यात्री अगर वहाँ पे आता है तो किसी को भी बिना मास्क के वहाँ पे एंट्री नहीं होगी, बिना सैनिटाइजर की एंट्री नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना की जो शुरुआत है वो वुहान शहर से हुई थी और बहुत ही खतरनाक रूप इसने लिया था, और ऐसे में जो हरिद्वार है उस तरह का रूप ना ले और कोरोना को बहुत संवेदनशील रखने के बाद और इस तरह से देखा जा रहा है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का यही कहना है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, तो उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं उसको पूरा कर लिया गया है। प्रीति, लेकिन विशाल, जिस तरीके से कुंभ मेले की तैयारियां यहां पर होती हुई नजर आ रही है, 27 फरवरी के आसपास कुंभ मेले का आगाज हो जाएगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते विशाल कि वाकई सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती तो रहेगी, क्योंकि इतने सारे लोग वहां पर आएंगे, उनको संभालना, और वो भी कोरोना काल में, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए थोड़ी बहुत इस बात को लेकर सिरदर्दी है। लेकिन उसी बीच में अगर विपक्ष इस तरीके से आरोप लगाए तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की और टेंशन बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल प्रीति, एक बड़ी चुनौती है कुंभ को संपन्न कराना, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल भी है और ऐसे में कांग्रेस भी लगातार दबाव बना रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि तैयारियां नहीं है। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी चुटकी लेते हुए कहा है कि पहले विपक्षी जाए हरिद्वार में और तैयारियों का जायजा ले, उसके बाद ही कुछ बोले, क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं उनको पूरा कर लिया गया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केंद्र की जो एसओपी जारी हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जो दिशा निर्देश है उनको फॉलो अप कराया है, और साथ ही
2 लाख जो अधिक वैक्सीन है उनकी भी डिमांड जो है केंद्र सरकार से की है त्रिवेंद्र सरकार ने, ताकि क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि एसओपी में ये मेंशन था कि कोई भी यात्री अगर आता है तो बिना मास्क के और बिना सैनिटाइजर के उसकी एंट्री नहीं होगी। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति आता भी है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और अपनी नेगेटिव रिपोर्ट भी लेकर के आनी होगी कुंभ में। तो इसी को लेकर के तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा दिए जा रहे हैं। प्रीति, चलिए विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 26 जनवरी के दिन राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी केदारखंड को प्रदर्शित किया गया था और इस झांकी को तीसरा स्थान मिला है। बाबा केदार की झांकी को दर्शाने में हल्द्वानी के दिवेश पंत ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर इस बार उत्तराखंड की बाबा केदार की झांकी को शामिल किया गया था। झांकी का नाम केदारखंड रखा गया था। इस झांकी ने देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और इस झांकी में हल्द्वानी के रहने वाले देवेश पंत ने बाबा केदार मंदिर के शंकराचार्य की भूमिका निभाई है। केदारखंड की झांकी के अगले हिस्से में उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग को यहां पर दिखाया गया था। राज्य पक्षी मोनाल और साथ ही राज्य पुष्प ब्रह्मकमलम को भी यहां पर झांकी में दर्शाया गया था। राज्य पक्षी मोनाल और राज्य पुष्प को भी झांकी में दिखाया गया था। झांकी के मध्य भाग में भगवान शिव के वाहन नंदी को भी यहां पर दर्शाया गया था। तो आपको बता दें 26 जनवरी के दिन राजपथ पर जिस तरीके से तमाम झांकियां यहां पर निकाली जा रही थी, तो इस दौरान वहां पर उत्तराखंड की भी झांकी दर्शाई गई थी और उत्तराखंड की झांकी को यहां पर तीसरा स्थान मिला है। आपको ये भी बता दें कि इसके पीछे बहुत सारे मायने भी हैं कि इसे तीसरा स्थान यहाँ पर क्यों दिया गया है। जिस तरीके से झांकी में आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कस्तूरी मृग को यहाँ पर दर्शाया गया था। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ के नंदी को भी झांकी में दर्शाया गया था और तमाम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई थी, जिसकी वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी ये झांकी। और उसके बाद में तमाम विचार विमर्श के बाद में केदारनाथ झांकी को तीसरा स्थान दिया गया है। तो कह सकते हैं केदारवासियों के लिए ये काफ़ी गर्व और गौरवान्वित महसूस करने वाला दिन है, क्योंकि तमाम झांकियां वहां पर निकली गई थी और उसके बाद में सिलेक्शन किसी भी झांकी का होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कह सकते हैं कि केदारखंड झांकी को जो तीसरा स्थान मिला है उससे उत्तराखंड के तमाम लोग बेहद उत्साहित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। मधु भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। जी मधु भट्ट जी, जिस तरीके से केदारनाथ की झांकी को यहाँ पर तीसरा स्थान मिला है, सीधी सी बात है खुशी तो आपको काफी हो रही होगी और तमाम उत्तराखंड वासी जो है वो भी इस बात को लेकर काफी उत्साहित होंगे। क्या कुछ आप महसूस कर रही हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे लिए ये बहुत ही गौरवशाली जो हमारे पल रहे हैं और क्योंकि भगवान केदारनाथ की जो झांकी दिखाई गई वो उत्तराखंड की जो देव भूमि है, देव संस्कृति है, उसको दर्शाया गया है। और उसको क्योंकि तीसरा स्थान मिला झांकी को, इतना खूबसूरत जो आध्यात्मिक जो संस्कृति है हमारी उसको दर्शाता है। तो इसलिए हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए ये गौरव की बात है। साथ ही मैं ये कहूंगी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से आपदा के बाद यहाँ पर लगातार क्योंकि केदारनाथ को संवारने के लिए, वहाँ की जो आध्यात्मिक जो भूमि है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए जितना भी उन्होंने प्रयास किया है, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हम उनके आगे नतमस्तक हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक भय का वातावरण सा बन गया था केदारनाथ की यात्रा को लेकर, उसको यात्रा को पुनर्स्थापित करने के लिए और ये केदारनाथ की जो ये झांकी जो ये प्रस्तुत की गई, उसको जो ये दर्शाता है कि हम लोग जो कि देवभूमि के जो वासी हैं, हम लोग बहुत ही, चूंकि देखिए उत्तराखंड की भूमि वीर भूमि भी है और अनेकों सैनिकों ने यहाँ शहादतें देते रहते हैं लगातार मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो ये हमारे लिए क्योंकि 26 जो ये
हमारा जनवरी का गणतंत्र दिवस था, ये हमारे लिए वो पल भी बहुत ही एक गौरवशाली पल है। तो दोनों पल हमारे साथ, क्योंकि ये हम लोग बहुत खुश है, सच आप कहें तो। जी प्रीति जी। बिल्कुल मधु जी, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। इसी बीच हम आपको बता दें, झांकी कलाकार विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहे हैं जी विशाल जी, सबसे पहले तो न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत सारी बधाइयां। जिस तरीके से केदारखंड झांकी को तीसरा स्थान मिला है, आपसे यही जानना चाहेंगे क्या कुछ दिमाग में आया था, क्या सोच के आपने वो तमाम कलाकृतियां वहां पर बनाई? जी मैम, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये पहल रखी गई थी केंद्र सरकार पर कि इस बार हम केदारखंड झांकी को आपके पास लेकर आएंगे जी। और जिसमें कि बहुत सुंदर झांकी, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल से और दिल्ली से इधर उधर से जो कलाकार आए थे, उन्होंने उस झांकी को बनाया। और उस झांकी के अग्रभाग में हमारे जो हमारा राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल जी, उसको दिखाया गया था। और जो हमारा राष्ट्रीय पशु है कस्तूरी मृग, उसे दिखाया गया। और साथ ही जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल जी, उसको दिखाया गया। राज्य पक्षी मोनाल दिखाया गया था। और साथ ही केदारखंड की जो झांकी है, केदारनाथ मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया। और साथ ही उस झांकी में जो कलाकार जिन्होंने प्रतिभाग किया, उन्होंने कैलाश खेर के गीत पर अपनी कुमाऊनी और गढ़वाली वेशभूषा में बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। मैं तो विशाल जी, आपको उम्मीद थी कि वाकई सिलेक्शन होगा और जिस तरीके से तीसरा नंबर आया है, तो सुनने के बाद कितनी खुशी हुई? जी मैम, उम्मीद थी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की थी। हम लोग 14 तारीख को दिल्ली पहुंच गए थे और 14 तारीख से 26 तारीख तक हम लोग लगातार प्रैक्टिस में थे। काफी उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही स्थान प्राप्त हुआ तो बहुत खुशी हुई। हमारे उत्तराखंड देशवासियों, हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल, पहली बार उत्तराखंड की झांकी का राजपथ पर कोई स्थान पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विशाल जी और मधु जी, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत करिए, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।